हेलो बच्चों, वेलकम टू एलएनजेई। तो माउंट ऑन की जो हमने जर्नी स्टार्ट करी थी उसी जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं पार्ट 2 के अंदर। एक बार जल्दी से क्विक समरी ले लेते हैं। हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा और कौन कौन सा परसेंटेज किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो माउंट ऑन के अंदर हमने देखा था परसेंटेज एनालिसिस। यदि हम इसका देखें तो सबसे पहला सबसे जो मेजर पोर्शन था 40% वो किसके अंदर से था, माउंट ऑन इन एन इंटरवल। मतलब फंडामेंटल जो इस पार्ट है इसका कि माउंट ऑन कैसे निकालेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये 40% क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे। सेकंड फिर हमने देखा था 3.33% क्वेश्चन ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू यूजिंग माउंट ऑन से पूछे गए थे। मैंने बताया भी था आपको इसका परसेंटेज यहाँ पे कम इसलिए क्योंकि ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू अर्थात मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं मैक्सिमम मिनिमम वाले चैप्टर के अंदर। ठीक हुई बात बालकों। उसके बाद 6.67% हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे इनइक्वालिटीज यूजिंग मोनोटोनिसिटी से रिलेटेड। उसके बाद अगेन 6.67% हमें पूछे गए थे कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी ऑफ ए कर्व हम कैसे निकालते हैं माउंट ऑन के अंदर। नेक्स्ट वाले 16.67% इंपॉर्टेंट पोर्शन रोल्स थ्योरम जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। यहां तक तो हमने कवर कर लिया था, अब रोल्स थ्योरम वगैरह को कवर करने वाले हैं, उसमें से पूछे गए 16.67%। सिमिलर वे में 13.33% हमारे एलएमबीटी या फिर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से पूछे गए हैं। और सबसे लास्ट वाला पोर्शन ग्राफ ऑफ फंक्शन को किस तरह से बनाया जाता है, फंक्शन के ग्राफ किस तरह से बनाए जाए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। तो पार्ट 1 के अंदर हमने कवर किया था, आपको ध्यान होगा पार्ट 1 के अंदर हमने ये वाले पोर्शन कवर कर लिए थे, इन एन इंटरवल, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू, इनइक्वालिटीज और कॉन्केविटी। आज पार्ट 2 के अंदर हम कवर करने वाले हैं बेटा आरएमबीटी या रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम या फिर एलएमबीटी, और नेक्स्ट वाला ग्राफ ऑफ फंक्शन कैसे हम जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक हुई बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला वाला पोर्शन रोल्स थ्योरम या रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, एक बार जल्दी से क्विक व्यू यदि आप लें तो ऐसा फंक्शन, यदि कोई फंक्शन हमारा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी रखता है, x बिलोंग्स टू ए टू बी में कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशियबल भी होता है, तो एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 डेफिनेटली एटलीस्ट एक पॉइंट होगा जहां पे सी बिलोंग्स टू क्या, ए टू बी। ये हमारी सिंपल सी रोल्स थ्योरम है। देखते हैं कैसे क्वेश्चन इससे पूछे गए। सबसे पहला सवाल जो 2020 में पूछा गया है बेटा वो क्या है, सी इज ए पॉइंट एट विच रोल्स थ्योरम होल्ड्स द फंक्शन, होल्ड्स फॉर द फंक्शन। ये हमारा फंक्शन है, इसके लिए रोल्स थ्योरम होल्ड होती है, मतलब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है यहाँ पर। तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होने के लिए कंडीशन आपको पता ही है, मैंने जस्ट अभी बोली है, क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर, फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल, और साथ में यदि ऐसा है तो एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू कितना होगा, एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। आप कहेंगे सर इसका आंसर 0 आना चाहिए। अरे ये एफ डैश सी नहीं है मेरे लालो, एफ डबल डैश सी है। क्या है ये, एफ डबल डैश सी, हमें डबल डैश सी निकालना है। चिंता की कोई बात नहीं है, डबल डैश सी भी निकाल देंगे, पहले एफ डैश सी इक्वल टू 0 को यूज तो करें, सी का वैल्यू तो निकालें। क्या है, तो क्या करते हैं इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है हमें, सबसे पहले तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अप्लाई करते हैं। इसका मतलब रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 4 का वैल्यू बराबर होना चाहिए। ठीक हुई बात वालों को, आ रही है आपको मेरी बात समझ में। तो एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 4 कैसे बराबर करेंगे, एल एन ऑफ, ये एल एन लॉग बेस में ई है मतलब, तो क्या आएगा 9 प्लस अल्फा अपॉन 7 इंटू 3। आ रही बात समझ में। ऐसे ही एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 4 क्या करेंगे, एल एन ऑफ 16 प्लस अल्फा अपॉन 7 इंटू 4। एक तरह से दोनों साइड का पावर ई ले लेंगे तो एल एन खत्म हो जाएगा। 9 प्लस अल्फा अपॉन 7 इंटू 3, 16 प्लस अल्फा अपॉन 7 इंटू 4, 7 से सैंपल कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 3 प्लस अल्फा बाय 3, और यहां बचेगा बेटा क्या, सेपरेट यदि कर देते हैं तो 4 प्लस अल्फा बाय 4 यहां पर बच जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा बाय 3 माइनस अल्फा बाय 4 मतलब क्या आ जाएगा, अल्फा बाय 12 रह जाएगा, यहां पर रह जाएगा 1। तो यहां से अल्फा इक्वल टू इंपॉर्टेंट वैल्यू आ गई, अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 12। अल्फा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 12 आ गया। जो वेरिएबल हमें दिखाई दे रहा है उसका वैल्यू हमने निकाल दिया, अल्फा इक्वल टू 12। ठीक है, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एक्चुअल काम पे चलते हैं। एक्चुअल काम क्या था हमारा, एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। सी जो है वो ऐसा होगा जिसके लिए एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो एफ डैश ऑफ सी इसके अंदर 0 करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट करना है, तो पहले क्या कर दो, इसको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा दो। सिंपल मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस एल एन एक्स माइनस एल एन 7। आ रही बात समझ में। अब डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा, एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू आप डायरेक्ट लिखना आसान हो जाएगा। कैसे भाई, एफ डैश ऑफ सी हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे यहां आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा है ना, तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा, अल्फा क्या है 12 है, और यहां पे क्या आ जाएगा ऊपर की तरफ 2x भी आ जाएगा, माइनस
ln x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x और ln 7 का कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए 0 होना चाहिए। यहाँ पे जो x आएगा वो हमारा क्या होगा c होगा। आ रही है बात समझ में? इसको क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं, उधर ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 12 मतलब x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे लग रहा होगा आपको कि x इक्वल टू प्लस माइनस 2√3 आए, लेकिन हम एक्सेप्ट करेंगे x इक्वल टू 2√3 ओनली। वाई वी आर यूजिंग दिस? बिकॉज हमारा जो c होना चाहिए वो 3 से 4 के बीच में बिलोंग होना चाहिए। 2√3 इस 3 से 4 के बीच में बिलोंग कर रहा है ना। √3 हमारा 1.732 समथिंग है, ये कितना आएगा 3.46464 के आसपास, तो इसके अंदर होएगा ये। ठीक हुई बात? जो -2√3 है वो तो इसके अंदर नहीं आता ना, इसलिए उसको रिजेक्ट हमने कर दिया। अब यहाँ पे c का वैल्यू आ गया हमारे पास, c इक्वल टू क्या है, ये हमारा c है। हमें निकालना है f डबल डैश c का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है बेटा? f डबल डैश c का वैल्यू हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत तो लगेगी लेकिन कर लेते हैं भाई, डिफरेंशिएट तो कर लेते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है, f डबल डैश c का वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करना है। तो f डबल डैश c करने के लिए इसका डबल डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। डबल डिफरेंशिएशन f डबल डैश ऑफ x करना पड़ेगा। ये हमारा f डैश x है, इसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका फंक्शन अपॉन फंक्शन की तरह होगा। देखना बेटा क्या होगा, यहां पे आएगा x स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। ठीक हुई बात? यहां पे क्या आएगा, मतलब fx अपॉन gx का ऐसे ही करते हैं ना। यहां पे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 12 ये एज इट इज, और इस 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 माइनस 2x एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, तो ये कितना हो जाएगा 2x इंटू 2x मतलब कितना हो जाएगा बेटा 4x स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो ऊपर की तरफ क्या रहेगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, क्या रहेगा बेटा ऊपर की तरफ हमारा ये हमारा रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 24 माइनस 4x स्क्वायर, मतलब क्या रहेगा 12 माइनस 2x स्क्वायर, मतलब 24 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन तो हमने कर ही दिया है, सिंपल 1/x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 1/x स्क्वायर। अब मुझे इसका वैल्यू निकालना था कहां पर 2√3 पर, तो जब x इक्वल टू 2√3 इसमें सपोर्ट करूंगा तो क्या आएगा जरा देखना, 2 इंटू 12 और 24 ये खत्म हो जाएगा पूरा पूरा, क्या हो जाएगा 1/2√3 का 1/2√3 मतलब f डबल डैश ऑफ 2√3 आ जाएगा 1/12 के बराबर। आ रही है मेरी बात समझ में मेरे लालो? कैसे हमने कैलकुलेशन करी है इसकी, 1/12 हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा। ठीक हुई बात? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारा अगला वाला सवाल हमारा क्या कहता है बेटा, फॉर ऑल ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शंस f सच दैट r टू r f ऑफ 0 f ऑफ 1 और f डैश ऑफ 0 इन तीनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है और 0 के बराबर है। हमें पूछा गया है डबल डैश x के बारे में, कमेंट करवाया है कि डबल डैश x इक्वल टू 0 होगा या सम वैल्यू के लिए, हमेशा के लिए, व्हाटएवर, ऐसी कुछ बातें पूछी गई हैं। तो हम यहाँ पे रोल्स थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। क्यों अप्लाई कर रहे हैं हम? क्योंकि f ऑफ x से हम f डैश x की तरफ पहुंच सकते हैं और फर्दर f डैश x से हम कहां पहुंच सकते हैं, डबल डैश x की तरफ पहुंच सकते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे रोल्स थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं, रोल्स थ्योरम फॉर fx इन 0 to 1 इस इंटरवल में के लिए अप्लाई करता हूं, तो यहां पे कंडीशन क्या आ रही है, f ऑफ 0 और f ऑफ 1 दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस ट्वाइस डिफरेंशियल है, मतलब कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल दोनों हो गया। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, डेफिनेटली f डैश ऑफ c, यदि मैं c मान लूं और इसको मैं बोल देता हूं c1 बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एक बार और मानना पड़ेगा हमें कांस्टेंट, इसलिए f डैश ऑफ c1 इक्वल टू 0 होगा, वेयर c1 बिलोंग्स टू क्या है 0 to 1 कोई वैल्यू है। ठीक है बात? अब ध्यान देना, f डैश ऑफ c1 0 है और f डैश ऑफ 0 भी 0 है, तो मैं अगेन रोल्स थ्योरम लगा रहा हूं मैं, देखना भाई ध्यान से, अब कहानी मजेदार होने वाली है। रोल्स फॉर f डैश x लगा रहा हूं मैं, है ना, इन कौन से इंटरवल में, 0 to c1 के इंटरवल के अंदर। क्या क्या कहानी है इसमें, f ऑफ 0 मतलब f डैश ऑफ 0 और f डैश ऑफ c1 दोनों का वैल्यू इक्वल है 0 के बराबर, फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल तो है क्योंकि ट्वाइस डिफरेंशियल दे दिया, तो इस कारण से डबल डैश ऑफ c2 इक्वल टू डेफिनेटली 0 होगा, वेयर c2 बिलोंग्स टू 0 to c1। c2 हमारा 0 से c1 में बिलोंग कर रहा है और उस पर डबल डेरिवेटिव क्या है 0 है। जब c2 0 से c1 के बीच में बिलोंग कर रहा है और खुद c1 एक वैल्यू है जो कि 0 से 1 के बीच में है, तो डेफिनेटली हम यहां से कह सकते हैं ना बेटा कि c2 जो है 0 से 1 का पार्ट भी होगा, ये एक तरह से सुपरसेट हो जाएगा ना इसका।
C2 जो है 0 से 1 के अंदर भी होगा, तो वही हम यहाँ पे कहने वाले हैं डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा फॉर एटलीस्ट 1, कम से कम सम एक्स के लिए तो क्या होगा, 0 होगा। तो कौन कौन से एवरी पॉइंट के लिए बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते, तो डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, जो कि यहाँ पर C2 है। आइए आपको बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी 2020 में हमें पूछा गया था। और देखते हैं हमारे रोल्स थ्योरम से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही आसान सा सवाल है। क्या सवाल है, रोल्स थ्योरम इस फंक्शन के लिए होल्ड होती है x बिलोंग्स टू 1 to 2 में f डैश ऑफ 4/3 इक्वल टू 0 दे रखा है, मतलब जो c होता है उसका वैल्यू भी दे रखा है आपको 4/3। बस अननोन क्या है यहाँ पे, a और b अननोन है, तो उनकी वैल्यूज निकालते हैं रोल्स थ्योरम की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो रोल्स थ्योरम की पहली कंडीशन क्या होती है, f(1) और f(2) क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। f(1) यहां से क्या आएगा बेटा, जरा देखना f(1) क्या आएगा, यहां से f(1) आएगा बेटा 1 - a + b - 4, ठीक है। f(2) क्या आएगा बेटा, 8 - 4a + 2b - 4 हमारे पास आ जाएगा। ठीक हुई बात। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा यहाँ पे 3a आ जाएगा, इसको उधर लाएंगे तो, और ये क्या बच जाएगा बेटा, -b बच जाएगा। कांस्टेंट टर्म जरा देखना, -4 से तो -4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दो, 1 बोल दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ए और बी में एक रिजल्ट और लाना पड़ेगा, तभी तो ए और बी की इंडिविजुअल वैल्यू हमें मिल पाएगी। ठीक हुई बात, आ रही है मेरी बात समझ में, क्या बोल रहा हूं मैं। नेक्स्ट वाला, हालांकि हो सकता है आपका डायरेक्ट यहां से भी आंसर आ जाए, ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि इसको सेटिस्फाई करे, जैसे 5 या 15 -8 7 ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसको देखना -15 -8 ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसको देखना 15 + 8 ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये देखना क्या है, -15 और +8 -7 आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो एक्चुअल में तो आपका आंसर आ चुका है, सवाल को पूरा सॉल्व किया भी नहीं है हमने, आपका आंसर आ चुका है ए ऑप्शन, क्योंकि सिंगल ऑप्शन ही है जो कि इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर भी हम एक्चुअल वैल्यू यदि हमें निकालनी है तो कैसा निकालें, ये तो हमें मतलब स्मार्ट लोग तो यहीं पे खत्म कर देते हैं क्वेश्चन। फिर भी आपको फाइनल निकालना ए और बी की एक्चुअल वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, ये वाली पार्ट और यूज करेंगे। f डैश ऑफ 4/3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो f डैश एक्स हमारे अकॉर्डिंग कितना आएगा यहाँ पे 3x², मतलब 3 × x² की जगह हम क्या पुट करते हैं, डायरेक्ट 4/3 पुट कर ही दें इसमें। ठीक हुई बात, डायरेक्ट 4/3 इसमें पुट ही कर देते हैं, तो 3 × 4/3 का स्क्वायर। आ रही बात समझ में, -2ax -2a × x, आ रही बात समझ में, प्लस b इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई, 0 होना चाहिए। तो ए और बी में एक इक्वेशन और मिलने वाली है। यहाँ क्या आएगा 3/9, यहाँ 16/9 आ जाएगा, एक बार 3 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा, केवल 16 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 3 है यहाँ पे 3 है, उसको एलसीएम लेके बाहर निकाल दिया हमने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा देखना, 8 - 8a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा +3b इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। दोनों को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास a का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और b का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन है, बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हुई बात, चलिए। तो इस तरह से हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा 5,8 a, b की वैल्यू आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं बेटा। अगला वाला सवाल क्या है हमारा, f एक कंटिन्यूअस फंक्शन है 0 से 2 में, कंटिन्यूअस है 0 से 2 में, ठीक है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल भी है 0 से 2 में, मतलब रोल्स थ्योरम की कुछ कंडीशन वेरीफाई हो चुकी हैं। और क्या क्या है भाई, f(0) 0 के बराबर है, f(1) 1 के बराबर है, और f(2) 2 के बराबर है। सर ये तो 3 चीज दे दी, और इसने f(0) और f(2) बराबर भी नहीं किया, कहां से रोल्स थ्योरम बनी। ठीक है भाई, मानी आपकी बात, लेकिन कुछ पैटर्न बन रहा है, ध्यान से देखो एक बार और। f(0) 0 के बराबर, f(1) 1 के बराबर, f(2) 2 के बराबर। तो ऐसा नहीं लग रहा क्या कि f(x) x के बराबर है 0 1 2 के लिए। f(x) किसके बराबर है, x के बराबर है, किसके लिए 0 1 और 2 के लिए। तो हम एक फंक्शन मान रहे हैं अपनी मर्जी से, लेट वी आर अज्यूमिंग ए फंक्शन लेट gx इक्वल टू fx माइनस x। समझ में आई बात, हमने क्यों माना। और हम कहेंगे यहां पे, पता है क्या कहेंगे कि g ऑफ, यदि मैं 0 निकालूंगा तो क्या आएगा f(0 - 0), मतलब कि 0। g(1) यदि मैं निकाल लेता हूं, जरा देखना g(1) कितना आएगा, g(1) कितना आएगा f(1 - 1), f(1 - 1), मतलब अगेन ये क्या आ गया 1 - 1 0 आ गया। ऐसे में g(2) निकालूंगा, वो भी कितना आ जाएगा बेटा 0 के बराबर आ जाएगा। समझे आप, 0 1 2 इन तीनों पे फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। आ रही बात समझ में, ठीक है भाई। हमें डबल डैश एक्स के बारे में कमेंट करवाया गया, यहाँ पे किसके बारे में कमेंट करवाया गया, डबल डैश एक्स के बारे में हमें कमेंट करवाया गया है। ठीक हुई बात। कैसे पता लगाएंगे डबल डैश एक्स से, पहले तो सिंगल डेरिवेटिव पर पहुंचेंगे, तो हम ये कह सकते हैं 0 1
और 2 इन तीनों पे फंक्शन का वैल्यू बराबर है, तो 0 से 1 के बीच में एक C1 जरूर होगा और 1 से 2 के बीच में एक C2 जरूर होगा, जिससे कि f डैश ऑफ C1 और f डैश ऑफ C2 ये दोनों आपस में क्या हो, बराबर, मतलब ये इसका वैल्यू भी 0 हो और इसका वैल्यू भी क्या हो, 0 इंडिविजुअली। कह सकते नहीं कह सकते। अब दूसरा नया इंटरवल यदि मैं चूज कर लेता हूं C1 से C2 के बीच में, तो C1 से C2 के बीच में एक C3 जरूर होगा, जिसपे कि f डबल डैश ऑफ C3 इक्वल टू किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। कम से कम एक वैल्यू जरूर होगा जिसपे कि हमारा f नहीं, यहां पे g बोलना पड़ेगा हमें, है ना। g के बारे में बात चल रही है ना, ठीक है। यहाँ g डैश ऑफ C1, यहाँ पे g डैश ऑफ C2, ठीक हुई बात। यहाँ पे क्या आएगा, g डबल डैश ऑफ C3 इक्वल टू 0 जरूर होगा, ठीक है। तो जरा देखना एक बार, g डबल डैश ऑफ x का वैल्यू यदि मैं यहां से निकालता हूं, g डैश x कितना आएगा, f डैश x माइनस 1, दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो g डबल डैश x f डबल डैश x के बराबर ही आ जाएगा ना, क्योंकि g डैश x का वैल्यू f डैश x माइनस 1 के बराबर आया था, इस कारण से। तो g डबल डैश ऑफ C3 मतलब g डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 0 का एटलीस्ट एक रूट जरूर होगा। सिमिलर वे में कह सकते हैं f डबल डैश ऑफ x का एटलीस्ट एक रूट जरूर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, f डबल डैश x इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू 0 से 2। आ रही बात समझ में, हमने रोल्स थ्योरम डबल बार अप्लाई करी, एक बार fx के लिए फिर दोबारा f डैश x के लिए, ठीक हुई बात। तो ये हमारा आंसर यहां पर आ जाएगा, ठीक है भाई। देख रहे हैं कितने आसान सवाल आए हमारे। अगला सवाल हमें पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ उसी टाइप का सा लग रहा है शायद। 0 से 1 और r में डिफाइन है, ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन है। 0 से 1 के अंदर f ऑफ 0 3 के बराबर है, f ऑफ 1 5 के बराबर है। f ऑफ 0 3 के बराबर है, f ऑफ 1 5 के बराबर है। ध्यान से देखते जाना भाई, यहां पे भी जरा देखना, y इक्वल टू 2x प्लस 3 जो है, इसमें भी x इक्वल टू 0 पे 3 आ रहा है और इसमें भी x इक्वल टू 1 पे 5 आ रहा है। क्या ये आपको चमक रहा है, क्लियर समझ में आ रही बात। कुछ उसी टाइप का सवाल है, पुराना वाला ही। और क्या बोला है, ये दोनों चीज y वाला कर्व और f वाला कर्व दोनों इंटरसेक्ट करते हैं द ग्राफ ऑफ f एट ओनली 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इन 0 to 1, मतलब 0 to 1 में दो वैल्यू ऐसी है जहां पे कि ये y और ये fx क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। तो मैं ये कहने वाला हूं बेटा, लेट आई कंसीडर g ऑफ x, उसको लिख रहा हूं मैं fx माइनस ऑफ 2x प्लस 3। ये जो वैल्यू होगा x इक्वल टू x बिलोंग्स टू 0 to 1 में दो वैल्यू यदि c1 और c2 है, दो वैल्यू c1 और c2 के लिए ये fx और ये आपस में क्या है, बराबर है। मतलब ओवरऑल gx का वैल्यू क्या होगा, 0, मतलब c1 और c2 के लिए क्या होगा, 0 होगा या नहीं होगा। ऑल्सो मैं यदि यहां पे आपको g ऑफ 0 निकालता हूं तो क्या आता है, f ऑफ 0 माने कि 3 माइनस इसमें 0 रखूंगा तो क्या आएगा, 3 माइनस 3 मतलब कितना आएगा, 0 आ जाएगा। मैं आप निकालता हूं आपको बेटा क्या, g ऑफ 1 निकालता हूं, इधर की तरफ निकाल लेता हूं g ऑफ 1, वो भी कितना आएगा, f ऑफ 1 माने कि 5, यहां पे 1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 5, तो g ऑफ 1 भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलर वे में क्वेश्चन ने खुद बोला गया है कि c1 और c2 दो वैल्यू ऐसे हैं जिससे कि जिन पे कि ये gx का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब एग्जैक्ट लैंग्वेज ऐसी नहीं बोली है, उसने ये बोला है 0 से 1 के बीच में दो वैल्यू ऐसी हैं डिस्टिंक्ट, जिन पे कि ये fx और ये 2x प्लस 3 आपस में बराबर है, इंटरसेक्ट करते हैं, माने कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो कुल मिला के हमारे 4 पॉइंट ऐसे मिल गए। अब कहानी खत्म होने वाली है, आगे बढ़ने वाली कहानी, देखना जरा कितनी जल्दी खत्म होती है। 4 वैल्यू ऐसे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली 3 वैल्यू यहां पे ऐसे मिलेंगे, यहां पे C3, यहां पे C4 और यहां पे C5, जिनके लिए हमारा f डैश ऑफ C3, f डैश ऑफ C4 और f डैश ऑफ, मतलब g के बारे में बोल रहा हूं मैं, भावनाओं में के हम बार बार f लिख दे रहे हैं ना, g के बारे में, g डैश ऑफ C5 ये आपस में क्या होंगे, 0 0 0 होंगे। रोल्स थ्योरम कहती है ना ये, तो हमको रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट में कंटिन्यू कर रहा हूं, जनरलाइज कर रहा हूं। यहां से हम फिर दोबारा जनरलाइज करके कह सकते हैं दो वैल्यूज और ऐसी हैं मार्केट में, C6 और C7, जिन पे कि हमारा g डबल डैश ऑफ C6 और g डबल डैश ऑफ C7 क्या हो बेटा, 0 के बराबर हो। तो g डबल डैश ऑफ x हमारा 2 बार 0 हो रहा है, और एक्चुअल में g डबल डैश जब यहां से आप निकालोगे ना तो वो कितना आएगा, पहले तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश x माइनस 2, दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, f डबल डैश x माइनस 0, मतलब g डबल डैश x और f डबल डैश x आपस में बराबर हैं। तो g डबल डैश x के दो रूट आ गए,
इसी 0 से 1 के अंदर सिमिलर वे में हम कहेंगे कि एफ डबल डैश एक्स के भी क्या होंगे, 2 रूट होंगे 0 से 1 के अंदर। और हमें पूछा गया है देन द लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट 0 to 1 एट विच डबल डैश एक्स इक्वल टू 0। इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए बेटा, 2 के बराबर होना चाहिए। तो प्रीवियस टाइप का सवाल है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके दे दिया। तो देख रहे हो आप, रोल्स थ्योरम का सवाल डायरेक्टली ऐसे बोलेगा नहीं रोल्स थ्योरम अप्लाई करो, आपको जज करना पड़ेगा कि वाकई में रोल्स थ्योरम का सवाल है। ठीक हुई बात। इसके बाद देखते हैं हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम या फिर एलएमबीटी से किस तरह से सवाल पूछे गए हैं। एलएमबीटी आपको पता है रोल्स थ्योरम का दादा है, रोल्स थ्योरम का बड़ा भाई मान लो, एक तरह से रोल्स थ्योरम का जनरल फॉर्म मान लो। क्या है भाई जनरल फॉर्म, आपको पता है यदि कोई फंक्शन ए टू बी में कंटिन्यूअस है और ए टू बी में डिफरेंशिएबल है तो हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ये किसके बराबर होता है, एफ डैश ऑफ सी के बराबर होता है, जहां पे सी जो है वो क्या है, ए से बी के बीच में बिलोंग कर रहा है। मतलब कि ए और बी को मिलाने वाली जो कॉर्ड की स्लोप है वो कम से कम एक बार किसी ना किसी टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगी जो कि ए से बी के बीच में बिलोंग कर रहा है उस पॉइंट पे। ठीक है बात। तो यहां पे यदि हम क्या करते हैं, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए को इक्वल कर देते हैं तो एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बड़ा भाई हो गया ना, जनरल फॉर्म हो गया ना। ठीक है, बस एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी नहीं है, इक्वल नहीं है इसमें। ठीक है बात। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में हम बात करते हैं, देखते हैं इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे गए। देखते हैं सबसे आसान सवाल कैसे पूछे गए इससे। द वैल्यू ऑफ सी इन द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम माने कि एलएमबीटी फॉर द फंक्शन दिस वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 1। सिंपल, कुछ नहीं करवाया इसने बोला है कि 0 से 1 में लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करो और c का वैल्यू निकाल दो भाई। ज्यादा इसको नहीं पता सवाल को। ठीक है, तो सिंपल हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0 के बराबर हो। आ रही बात समझ में। एफ डैश ऑफ सी है क्या, यहां से क्या आएगा 3c² यदि आप समझ गए हैं तो, माइनस 8c और यहां क्या आएगा प्लस 8, किसके बराबर होना चाहिए बेटा, समझ पा रहे हो आप। इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, 3c² माइनस 8c प्लस 8 किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ 1 कितना आएगा बेटा, एफ ऑफ 1 आएगा 1 माइनस 4 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 11 माइनस एफ ऑफ 0 कितना आएगा बेटा, 0 माइनस 0 मतलब ये क्या आ जाएगा लास्ट में 11 बच जाएगा। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, नीचे तो 1 है ही है, क्या बच जाएगा 8 और 1 9 माइनस 4 मतलब कितना बच जाएगा 5 हमारे पास बच जाएगा। तो फाइनली सॉल्व करने पर आ गया 3c² माइनस 8c, यहां से 5 बचा है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा फाइनली 3 बच जाएगा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक है, और सॉल्व करके हमारे पास c का वैल्यू निकालेंगे। फैक्टर मेरे ख्याल से हो नहीं रहे इसके, धाराचार फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब तो रटा हुआ होगा ये आपको, तो क्या आएगा भाई 8 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 64 माइनस 9 इंटू 4 माइनस 36 डिवाइडेड बाई क्या 6 है। तो कितना बचा यहाँ पे मतलब 40, तो ये 24 और 4 मतलब 28 बचा। इसको लिख सकते हैं 2√7, 2 कॉमन आ जाएगा, फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस √7/3 बच जाएगा। बात आती है कौन सा एक्सेप्ट करें, वही एक्सेप्ट करोगे जो 0 से 1 के बीच में। 4 प्लस √7 ले लिया तो क्रॉस कर जाएगा 0 से 1 को, इस कारण से हमें क्या लेना पड़ेगा 4 माइनस √7/3, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला वाला सवाल कैसे पूछा गया बेटा, इसमें एफ हमारा क्या दे रखा है, ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन दे रखा है 1 से 6 इंटरवल के अंदर। एफ ऑफ 2 8 है, एफ डैश 2 क्या है 5 है। ध्यान से देखना भाई, एफ ऑफ 2 8 है और एफ डैश ऑफ 2 का वैल्यू क्या दे रखा है 5 दे रखा है। एफ डैश एक्स के बारे में एक जानकारी दी गई है कि एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट नहीं, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। सिमिलर वे में डबल डैश एक्स के बारे में दे रखा है, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, और इंटरवल है हमारा 1 से 6। ज्यादातर ऑप्शन आप देखो, ज्यादातर के सारे ऑप्शन किसके बारे में जानकारी मांगते हैं आपसे, एफ ऑफ 5, एफ डैश ऑफ 5 और एफ डबल डैश ऑफ 5 के बारे में जानकारी मांगते हैं। एफ डैश ऑफ 5 निकालना है, एफ डबल डैश ऑफ 5 के बारे में पता लगाना है। जरा देखना, एफ ऑफ 2 इक्वल टू क्या दे रखा है 8 दे रखा है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको मानना है ए और बी में, वो क्या मानना पड़ेगा 5 की फॉर्म में मानना पड़ेगा, चाहे इंटरवल 1 से 6 दे रखा हो, लेकिन जो हमें 2, एक तो हमें 2 का तो वैल्यू दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट हमें मानना पड़ेगा अपनी मर्जी से कौन सा 5 वाला, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है। और अच्छी बात यह है कि 2 और 5 दोनों के दोनों इस 1 से 6 सुपर जो हमारा सेट है इसके अंदर बिलोंग कर जाएंगे। तो मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां पे एलएमबीटी फॉर एफ एक्स, कौन से इंटरवल में 2 to 5 के अंदर, 2 to 5 के अंदर। क्या बोलती है एलएमबीटी इसके अंदर कि डेफिनेटली हमारा क्या होगा, एफ डैश ऑफ
2 to 5 के अंदर हम क्या बोल सकते हैं, 2 to 5 के अंदर हम क्या बोल सकते हैं कि जो वैल्यू रहेगी हमारी एफ डैश ऑफ एक्स की, या एफ डैश ऑफ C1 में बोल दूं इसको थोड़ी देर के लिए, एफ डैश ऑफ C1 में बोल दूं इसको बेटा, एफ डैश ऑफ C1 क्या रहेगा बेटा, एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 2 कितना है भाई 8 डिवाइडेड बाई क्या होगा 5 माइनस 2 के बराबर होगा। अब खुद एफ डैश ऑफ C1 मतलब एनी एफ डैश एक्स के बारे में जानकारी की उसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगा, तो इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना पड़ेगा। इसको जरा सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 3 और इधर क्या हो जाएगा 3 और 8 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो एफ ऑफ 5 के बारे में आ गया, ये हमेशा 11 से क्या आएगा बड़ा आएगा। क्लियर हुई बात, एफ ऑफ 5 के बारे में आ गया। अब ऐसे ही यदि हम LMBT लगा देते हैं किसके अंदर, एफ डैश एक्स के अंदर LMBT लगा देते हैं, किसके अंदर LMBT लगा देते हैं, एफ डैश एक्स के अंदर लगा देते हैं LMBT, तो हमारे पास जो नेक्स्ट जानकारी आ जाएगी वो एफ डैश ऑफ 5 के बारे में आ जाएगी। तो हम नेक्स्ट LMBT अप्लाई कर रहे हैं भाई, एफ डैश एक्स के लिए LMBT अप्लाई कर रहे हैं, वही 2 से 5 इंटरवल में। हमारा स्वार्थ है 2 से 5 को मानने के पीछे, एक तो 2 दे रखा है 5 के बारे में निकालना है, इस कारण से 2 से 5 बार बार हम एज्यूम कर रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा भाई, एफ डैश ऑफ C2 यदि कोई वैल्यू है उसका वैल्यू हमें क्या होगा, एफ डबल डैश ऑफ C2 की बात कर रहा हूं, एफ डैश एक्स पे अप्लाई कर रहे हैं ना, इस कारण से। तो एफ डैश ऑफ 5 माइनस एफ डैश ऑफ 2 डिवाइडेड बाई क्या आएगा भाई 5 माइनस 2, इसका वैल्यू क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है भाई 4 के बराबर होना चाहिए। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा 3 इंटू 4 मतलब 12 और ये एफ डैश 2 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 मतलब कितना आ जाएगा, 12 प्लस 5 मतलब कितना आ जाएगा, एक तरह से 17 आ जाएगा। तो एफ डैश ऑफ 5 का वैल्यू आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 17। क्या आ गया भाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 आ गया। जो भी जानकारी है 11 से बड़ा है, ये 17 से बड़ा है, तो दोनों का एडिशन वाली जानकारी है हमारे पास, दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमें सी दिखाई दे रहा है। क्लियर हुई बात, इस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है यहाँ पर, टेंजेंट टू द कर्व, ये जो कर्व है हमारा x ln x, x पॉजिटिव है ऑब्वियसली, एट ए पॉइंट C, एफ ऑफ C, किसी पर्टिकुलर पॉइंट C पे टेंजेंट मतलब एफ डैश ऑफ C स्लोप होगी, उसकी जो स्लोप है मतलब एफ डैश ऑफ C है, इज पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 1,0 एंड E, वही LMBT वाली बात है। मैंने बोला था ना LMBT का फिजिकल मीनिंग क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, A और B को मिलाने वाली जो कॉर्ड है उसका स्लोप, उस कॉर्ड का स्लोप फंक्शन के अंदर किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींची जाए, कम से कम एक पॉइंट पे क्या होगा वो पैरेलल होगी। तो क्या करेंगे हम बेटा, इसमें एफ डैश ऑफ C का वैल्यू किसके बराबर करेंगे, किस इंटरवल के अंदर, LMBT अप्लाई करें एक तरह से हम, किस इंटरवल के अंदर 1 से ही, तो एफ ऑफ E माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई E माइनस 1 के बराबर करेंगे। ठीक है बात, एफ डैश ऑफ C है कितना, एफ डैश ऑफ C है कितना, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या आएगा जरा देखना। एफ डैश ऑफ C को यदि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एफ डैश ऑफ C ये आ जाएगा बेटा, डिफरेंशिएट करेंगे तो x इंटू 1/x प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1 इंटू ln x इक्वल टू एफ ऑफ E, x इक्वल टू E पे y का वैल्यू खुद ने दे रखा है, x इक्वल टू E पे y का वैल्यू कितना है E है, माइनस x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू कितना है 0 डिवाइडेड बाई क्या है भाई E माइनस 1। आ रही है आपको बात समझ में, तो E अपॉन E माइनस 1 आ गया, ये क्या है 1 प्लस ln x है, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा ln x इक्वल टू E अपॉन E माइनस 1 मतलब कि 1 अपॉन E माइनस 1, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा बेटा e टू द पावर 1 अपॉन E माइनस 1। कोई है ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर C हमें दिखाई दे रहा है, e टू द पावर 1 अपॉन E माइनस 1, ये हमारा C का वैल्यू आ गया एक तरह से, जिस पॉइंट पे हम एफ डैश ऑफ x निकाल रहे थे। ठीक हुई बात। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला पोर्शन आ जाता है हमारा ग्राफ ऑफ फंक्शन। ग्राफ ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हमें कैसे पूछे जाते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं जहां हमें फंक्शन का ग्राफ निकालने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यहां पर ऐसा बोल दूं मैं कि ग्राफ निकाल से वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, या हो सकता है बिना ग्राफ के हो ही ना। ठीक हुई बात। तो ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन में यूज करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला और नॉर्मल सा क्वेश्चन इसके अंदर आ गया। क्या क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x टू द पावर 7 माइनस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके क्या निकालने, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट हमें निकालने, मतलब कुल मिला के ये जो वैल्यू है वो 0 कितनी बार होगी डिस्टिंक्ट पे, उसके बारे में हमें पता लगाना है। तो क्या करें,
ऐसे तो सॉल्व करके तो वैल्यू निकलने नहीं वाली है भाई, क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें ताकि पता लग जाए कब इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है और कहां से कहां तक इसका ग्राफ मूव ऑन कर रहा है। ठीक हुई बात। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं बेटा, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, क्योंकि हिट एंड ट्रायल से डायरेक्ट तो वैल्यू निकल नहीं रही है इसमें। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने के बाद कितना आएगा बेटा, 7x6 माइनस क्या आएगा बेटा, 7 आएगा। डिफरेंशिएशन को मैं यहां पे क्या करूंगा, यदि 0 के बराबर करूंगा ताकि मुझे पता लग जाए कहां कहां पे इसका एक्सट्रीमा बन रहा है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 सॉल्व करने पे क्या आएगा, x टू पावर 6 इक्वल टू 1। तो रियल वैल्यूज तो केवल और केवल यहां से कितने आएंगे बेटा, 2 ही आएंगे, x इक्वल टू 1 और -1, बाकी सारे तो इमेजिनरी आएंगे, बाकी 4 तो। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स कितनी बार 0 आ गया, 2 बार हमारा 0 आ गया। ठीक है, हरिया को समझे। तो वैसे तो आपको पता लग जाना चाहिए एफ डैश ऑफ एक्स यदि हमारा 2 बार 0 है तो मैक्सिमम एफ डैश ऑफ एक्स यदि हमारा 2 बार 0 है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसके 3 रूट बनने वाले हैं। क्या रूट बनने वाले हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 रूट बनने वाले हैं। ये 5 और 7 तो पॉसिबल नहीं है। एनीवे हमें एफ डैश एक्स को छोड़ो। ठीक है, अब डबल डैश एक्स चेक करते हैं किस पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा है, किस पॉइंट पे मैक्सिमा है, किस पॉइंट पे मिनिमा है। डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा बेटा, यहां पे आ जाएगा 42x टू द पावर 5। तो हमारा क्या लग जाएगा, 1 पे क्या है, पॉजिटिव है, डबल डैश ऑफ 1 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या है हमारा मिनिमा है। डबल डैश ऑफ -1 हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो इस पॉइंट पे क्या है बेटा, मैक्सिमा है। अब ग्राफ बनाने के लिए रेडी है, हम रेडी है बेटा ग्राफ बनाने के लिए। मैक्सिमा और मिनिमा का वैल्यू है क्या क्या, वो भी निकाल सकते हैं हम। मिनिमा वाला जो पॉइंट आएगा, मिनिमा वाला जो पॉइंट आएगा एफ ऑफ क्या 1, मिनिमा वाला जो पॉइंट आएगा हमारा एफ ऑफ 1 वो कितना आएगा, 1 - 7 - 2 मतलब कितना आएगा भाई, 1 - 9 मतलब -8 आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास मैक्सिमम वाला पॉइंट एफ ऑफ -1 कितना आएगा, -1 + 7 माने कि 6 - 2 मतलब कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा मैक्सिमम वाला पॉइंट। ठीक है, x इक्वल टू 0 में यदि आपसे पूछूं एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना होगा, एफ ऑफ 0 का वैल्यू -2 आ रहा है, तो x इक्वल टू 0 पे तो -2 पे आएगा। ये -2 के बाद ये फंक्शन क्या होगा, जरा देखना भाई ध्यान से। 1 के बाद इस फंक्शन को क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। हमारा डेरिवेटिव ये था ना x - 1 की फॉर्म में, 7 कॉमन ले लेंगे तो x इक्वल टू 1 के बाद फंक्शन को इंक्रीज करना चाहिए। 1 पे क्या था मिनिमा, तो 1 पे मिनिमा, 1 के बाद फंक्शन को इंक्रीज करना है। 0 पे क्या है -2, 0 पे क्या आएगा ये -2, तो 0 पे यहाँ पे कट करेगा। मैक्सिमा कहाँ पे आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है x इक्वल टू -1 पे, तो -1 पे कहीं यहाँ पे मैक्सिमा होगा और इसके बाद फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मैं पॉइंट यदि मार्क कर दूं बेटा तो ये वाला पॉइंट मेरा कौन सा है, -1,4 है। ये मिनिमम वाला पॉइंट कौन सा है बेटा, ये वाला पॉइंट है 1,-8 है। ये वाला पॉइंट कौन सा है बेटा, 0,-2। हालांकि हमें इतना कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली हमें निकालने थे इसके कितने रूट आएंगे भाई, 1, 2 और हमारे पास कितने रूट आएंगे, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट इसके आएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में, क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक हुई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसके पे अगला सवाल क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ x टू पावर 7 + 5x³ + 3x + 1 = 0। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर सॉल्यूशन है वहां पे रूट है, अलग अलग है क्या, हाँ अलग अलग होते हैं। सॉल्यूशन का मतलब ही क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट रियल रूट को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ये जो सॉल्यूशन लिखा है ना या डिस्टिंक्ट रियल रूट लिखें एक ही बात है। बात समझ में आएगी कि डिस्टिंक्ट रियल रूट लिखें या सॉल्यूशन लिखें, बात क्या है, एक ही है, एग्जैक्ट एक है। तो इसके क्या निकालने हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट निकालने हैं या फिर सॉल्यूशन निकालने हैं। तो क्या करें, डिफरेंशिएट करें, क्या आएगा 7x6 + 15x² + 3। कुछ खास बात आ रही है इसके डेरिवेटिव में, ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन क्या है हमारा f(x) क्या है, हमेशा इंक्रीज करेगा। हमारे फंक्शन का ग्राफ एग्जैक्ट क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन फंक्शन का जो भी ग्राफ होगा x इक्वल टू 0 पे तो वैल्यू कितना है 1 है, इसके बाद फंक्शन क्या करेगा, हमेशा इंक्रीज करता जाएगा। ये 0,1 वाला पॉइंट है, तो केवल एक बार ही कट करेगा। ये हमारा अल्फा क्या है, इसका एक रूट है और उसका वैल्यू भी कह सकते हैं, उसका वैल्यू क्या आएगा, डेफिनेटली नेगेटिव होगा। तो हमारा नंबर ऑफ रियल रूट इसके अंदर पूछे गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे गए, तो वो कितने आएंगे, एक सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। चलिए इस तरह से हमारा मोनोटोन सीरीज समाप्त होता है। जाते जाते मैं अपनी बात को यहां पर एंड कर रहा हूं और आपको यही बात कहूंगा कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती, क्या बात बोल रहा हूं मैं, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो कि अपनी जिद पर अड़े होते हैं। चलिए थैंक यू।